हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियांशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल BQ सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी नीट PG 2022 के काउंसलिंग के बारे में। कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट प्रोसीजर, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऑल इंडिया से रिलेटेड। अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं या आप स्टेट काउंसलिंग भी अटेंड करना चाहते हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग में लगते हैं वो सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके स्टेट काउंसलिंग में भी लगते हैं। जी हाँ, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। नीट PG 2022 के जो काउंसलिंग के लिए जो काउंसलिंग के लिए रेडी हो गए हैं, जो काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, जो एडमिशन के लिए देख रहे हैं यहाँ पर MD MS या DNB की बात करें, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो या डीम्ड हो, MBA डिप्लोमा हो, तो इन सब जितने भी कोर्सेज़ हैं ये इन सब की काउंसलिंग कैसे होगी, क्या सिक्योरिटी मनी लगेगी, क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ऑल इंडिया की, स्टेट काउंसलिंग कैसे होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे होती है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, अगर सीट मिल जाए अपग्रेडेशन में क्या रूल्स हो जाते हैं। और अब एक नया रूल और आ गया था कि सेकंड राउंड के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा काउंसलिंग अगर सीट आपको मिल जाती है, तो वो चीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें हम ऑल ओवर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाए आपकी, बट ये वीडियो आपके सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर करने वाली है फॉर नीट PG 2022 की काउंसलिंग में, क्योंकि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं सारी चीज़ें मैं ब्रीफ में बताऊंगा। हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ आपके डाउट्स क्लियर करूंगा कि आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं हो इसके रिगार्डिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैंने कोई स्लाइड्स नहीं डाली है। सिर्फ आप अपने ईयरफोन्स अपने कानों में लगाइए और आंख बंद करिए और ये पूरी वीडियो आप आराम से सुनिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे क्या आपको काउंसलिंग करनी है, क्या प्रोसीजर होता है फॉर फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, चाहे गवर्नमेंट की बात करें या डीम्ड की बात करें, या हम MBA डिप्लोमा की बात करें या DNB की बात करें, गवर्नमेंट सीट्स की बात करें, प्राइवेट सीट्स की बात करें, डीम्ड की सीट्स की बात, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपका लॉस होगा, हमारा कोई लॉस नहीं होगा। चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, हमारे लिए नहीं रहेगी, क्योंकि काउंसलिंग आपको करनी है, हमको नहीं करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपकी गवर्नमेंट सीट्स लाइक MD MS, डीम्ड सीट्स, प्राइवेट सीट्स, MBA डिप्लोमा, DNB सीट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करूँगा वन बाय वन, कैसे काउंसलिंग पे आप पार्टिसिपेट करेंगे और कैसे क्या आप एडमिशन लेंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें आपकी गवर्नमेंट सीट्स रहती हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, उनका क्या प्रोसीजर रहता है। डीम्ड आपकी सेंट्रल जो डीम्ड होती है वो आपकी MCC काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। सेम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी MCC ही काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। ऑल इंडिया के थ्रू ही एडमिशन होता है। प्राइवेट की जो होती हैं वो आपकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। और बाकी जो आपके DNB हैं, अगर ऑल इंडिया से ले रहे हैं तो वो हॉस्पिटल्स हैं आपके, MBA में भी हॉस्पिटल्स हैं आपके, वो अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आपका MCC कंडक्ट कराएगी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। वो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि कौन से MCC के अंडर में आते हैं और कौन से स्टेट काउंसलिंग के अंडर में आते हैं, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या सीधा कह लीजिए कहा जाए कहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए देखना पड़ेगा। वो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर नीट PG 2022 की काउंसलिंग के लिए, चाहे आप MD MS के लिए देख रहे हो या DNB के लिए देख रहे हो या MBA डिप्लोमा के लिए देख रहे हो, वो सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ। कौन सी आप MCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन देखेंगे और कौन सी आप स्टेट काउंसलिंग में देखेंगे, ये सारी चीज़ें। पहला डाउट यही रहता है बच्चों के बीच में कि जो हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग है और स्टेट काउंसलिंग, इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। पहले तो मैं ये डिफरेंस आपका क्लियर करूँगा, उसके बाद ही हम आगे फॉरवर्ड होंगे या आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है इसमें
नीट पीजी में देखिए, अगर आपने एमबीबीएस की जब काउंसलिंग आपने करी होगी तो वहाँ पर ऑल इंडिया की जो कोटा होता था उसमें 15% सीट्स होती थी आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। 15% सीट्स ऑल ओवर इंडिया के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस सबके 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में इंक्लूड होती थी, उस पर एडमिशन होता था, ठीक है। बट जब आप नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग करते हैं वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती है। जहाँ 15% होती हैं, 15% सीट्स आपकी एमबीबीएस काउंसलिंग में होती है, बट अगर नीट पीजी करते हैं तो आपकी 50% सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में इंक्लूड होती है। मतलब 50% सीट्स आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की आपकी इंक्लूड होती है। वो आपकी जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया की, वो आपकी एमसीसी कंडक्ट कराती है। रिमेनिंग जो 50% सीट्स आपकी होती है गवर्नमेंट की, वो जो सीट्स होती है उस पर जो हक होता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। चाहे आपकी WBMCC हो या UPDGME हो, महाराष्ट्र की जो है आपकी महाराष्ट्र DGME है वो हो, केरला की जो गवर्निंग बॉडी है, काउंसिल है, वो अपना इंडिविजुअली कंडक्ट कराती है स्टेट काउंसलिंग। चाहे आप गवर्नमेंट की 50% सीट्स पर अगर एडमिशन लेते हैं तो रिमेनिंग। तो पहला मेन डिफरेंस अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया और आपका स्टेट काउंसलिंग का, तो सबसे पहला यही होता है कि जो 50% सीट्स होती हैं आपकी गवर्नमेंट की, वो आपकी ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करती है, और रिमेनिंग 50% सीट्स होती हैं वो आपकी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अगर हम डीम्ड और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो डीम्ड कॉलेजेस की 100% और सेंट्रल कॉलेज की पे 100% सीट्स आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है आपका। इसमें स्टेट काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं। कोई भी डीम्ड कॉलेज हो आपका, कोई भी MGM हो, DY पाटिल हो, आपका संतोष मेडिकल कॉलेज हो, कर्नाटका में कितने कॉलेजेस हैं, रामाचंद्रा है, जितने भी आपके डीम्ड कॉलेज हैं, इनका कोई लेना देना नहीं होता स्टेट काउंसलिंग से। इनका जो 100% सीट्स होती हैं वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही सीट्स फिल होती हैं। चाहे कोई भी ब्रांच आप ले रहे हो, चाहे कोई भी सीट्स आप ले रहे हैं, सारी काउंसलिंग जो होगी वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही होगी। पहली चीज़, इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता। होपली मैंने आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में डिफरेंस बता दिया होगा। जो स्टेट काउंसलिंग बचती है, स्टेट काउंसलिंग की अगर बात करते हैं तो स्टेट काउंसलिंग में आपकी 50% सीट्स आती हैं गवर्नमेंट की, प्लस आपकी जो प्राइवेट सीट्स होती हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं उनकी जो जितनी भी सीट्स होती हैं वो सारी आपकी स्टेट काउंसलिंग के अंदर आती हैं। प्राइवेट कॉलेज उसमें कुछ कॉलेजेस जैसे कि आपके महाराष्ट्र में गवर्नमेंटल फ़ीस पे, आंध्र प्रदेश है, आपका तेलंगाना है, यहाँ पर क्या है गवर्नमेंट फ़ीस पे भी कुछ सीटें आपकी होती हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपकी जो ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंटल फ़ीस पे जो सीट्स हैं उसकी जो काउंसलिंग होती है वो भी आपकी स्टेट काउंसलिंग ही कंडक्ट कराती है जी। जो स्टेट है इंडिविजुअली स्टेट, उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहीं से आपको उस सीट्स पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पे जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं उनके पास, उनका ऑल इंडिया से लेना देना नहीं होता है, उनका सीधे स्टेट से लेना देना होता है। जो जैसा स्टेट होगा उस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का करना चाहे गवर्नमेंट का कीजिए, प्राइवेट का करना चाहे प्राइवेट का कीजिए। सबकी अलग अलग फ़ीस होती है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ऑल इंडिया की जो फ़ीस होती है उसकी भी अलग अलग फ़ीस होती है। वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको क्लियरली धीरे धीरे आपकी सॉर्ट आउट करता रहूँगा सारी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट सीट्स होती हैं सॉरी, वो आपकी स्टेट काउंसलिंग ही कंडक्ट कराती है, उसका ऑल इंडिया से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये मेन चीज़ें हैं आपकी ऑल इंडिया और आपकी स्टेट काउंसलिंग में, ठीक है। होपली ये सारा क्लियर हो गया होगा डाउट आपका। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सबसे पहले तो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग की जितनी चीज़ें हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं स्टेट वाइज आपको बताऊंगा कि स्टेट वाइज क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस जाती है, क्या सिक्योरिटी मनी जमा होती है काउंसलिंग के टाइम, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप ऑल इंडिया काउंसलिंग का थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राइवेट का और आपकी स्टेट काउंसलिंग का सब कुछ आपको क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आपको स्टेट काउंसलिंग और इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में। जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, इसमें क्या है कि आपके कितनी क्या फ़ीस जा रही है,
गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट काउंसलिंग कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सिर्फ काउंसलिंग करते हैं तो उसमें क्या फ़ीस जा रही है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जा रही है, क्या सिक्योरिटी मनी जा रही है, और अगर डीम्ड में कर रहे हैं तो उसकी क्या फ़ीस जा रही है, वो सारी चीज़ें अभी मैं बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम आपको राउंड वाइज आपको काउंसलिंग कैसे क्या कंडक्ट करनी है, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अगर एडमिशन के लिए देख रहे हैं ऑल इंडिया के थ्रू, 50% सीट जो होती हैं आपकी ऑल इंडिया के पास रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उसका अगर आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने वाला है आपको 15-16 तारीख से, सितंबर से आपको नोटिफिकेशन आई गई होगी, आपने देख लिया होगा, आपको पता चल ही गया होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखी थी, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं उसकी, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग, या हम स्टेट काउंसलिंग की भी बात करते हैं, नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने उसमें प्रोवाइड कर दी है, आप उसको लुकआउट कर लीजिएगा, मे भी आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी वीडियो जी। तो मैं सबसे पहले गवर्नमेंट पे था कि गवर्नमेंट अगर कॉलेजेस के लिए आप ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फ़ीस रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा। देखिए प्रोसीजर स्टार्ट होता है आपका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होता है पहले आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका होता है, अगर जनरल की बात करते हैं तो 1000 रुपीज़ आपका जनरल का अमाउंट होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम ओबीसी SC ST की बात करते हैं तो इसका हाफ हो जाता है, मतलब 500 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है ऑल इंडिया की, अगर गवर्नमेंट सीट पे सिर्फ गवर्नमेंट सीट पे अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं। MD MS की, DNB की जो काउंसलिंग होती है वो हो गई, MBA डिप्लोमा की हो गई, जो इस पर आपको जो फ़ीस रहेगी वो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 1000 फॉर जनरल एंड 500 रुपीज़ फॉर SC ST OBC के लिए आपको पे करनी पड़ती है। आपको मालूम ही होगा कि DNB की अगर गवर्नमेंटल फ़ीस की बात करते हैं तो 1,25,000 के आसपास है, वहीं MBA डिप्लोमा की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसकी जो फ़ीस है वो भी 1,25,000 के आसपास है। बाकी जो MD MS है उसकी फ़ीस फ्लक्चुएट करती है, उसकी आप सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लिंक कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि किस स्टेट की कितनी गवर्नमेंटल फ़ीस जाती है, ब्रांच वाइज थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, चाहे कोई भी वीडियो की हम बात करते हैं। बट इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, इसीलिए भले ये वीडियो लेंथी हो रही है, 20 मिनट 30 मिनट जितने मिनट भी जा रही हो, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है फॉर नीट PG 2022 काउंसलिंग के लिए जी। तो मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, अगर गवर्नमेंट सीट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस जो होती है वो 1000 रुपीज़ होती है फॉर जनरल, एंड फॉर OBC SC ST इट्स अराउंड 500 रुपीज़। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है, चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद आपको कॉलेज में जाके अपना ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। यही प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं डिटेल में अब बताऊँगा कि इसके डिटेलिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। प्रोसीजर तो आपको भी मालूम होगा क्योंकि आपने भी नोटिफिकेशन पढ़ ली होगी, ये इस डेट से लेकर इस डेट तक आपके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, इस डेट से इस लेकर चॉइस फिलिंग है, फिर अलॉटमेंट आपको पब्लिश हो रहा है, फिर ज्वाइनिंग आपको हो रही है, ये चीज़ आपको भी मालूम होगा। इसके डिटेल में थोड़ा हम बात करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट की फ़ीस आपको बता दी, उसी तरीके से अगर डीम्ड की बात करते हैं, अगर आप डीम्ड कॉलेज में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ीस जा रही है वो 5000 रुपीज़ आपकी फ़ीस जा रही है फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। इसमें कोई कैटेगरी का लेना देना नहीं होता, जितने कैंडिडेट्स होते हैं सब UR माने जाते हैं, जनरल कैटेगरी ही मानी जाती है, चाहे OBC SC ST कोई भी हो, EWS हो, सबकी आपका सेम ही होता है। 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं, जी हाँ, मैंने उसमें गवर्नमेंट में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको नहीं बताया, तो गवर्नमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 25,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है फॉर गवर्नमेंट में, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट की सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और वहीं अगर हम डीम्ड कॉलेज की बात करते हैं तो डीम्ड कॉलेज में जो आपका सिक्योरिटी मनी होता है जो आपका सबमिट किया जाता है वो आपका 2 लाख का सबमिट किया जाता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 2,05,000 2,05,000 रुपीज़ आपका डीम्ड कॉलेज की अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपको लगता है। और अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर आप जनरल या AWS हैं तो आपका 26,000
रुपीज़ आपका लगता है। और अगर OBC SC ST हैं फॉर जनरल सिर्फ आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 25,500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। पूरा टोटल अमाउंट आपको मैंने बताया। अब अगर जैसे कि आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तब तो आपको 25-26 हज़ार रुपये पे करना पड़ रहा है, ठीक है। या अगर आप दोनों के लिए करना चाह रहे हैं, जैसे आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे गवर्नमेंट की चांसेस नहीं है कि गवर्नमेंट मुझे मिल पाए, चांसेस हैं या नहीं है वो आपके ऊपर पता ही होगा, ठीक है। नहीं है चांस, मतलब आप दोनों काउंसलिंग एक साथ ही कंडक्ट करना चाहते हैं, डीम्ड भी करना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट भी करना चाह रहे हैं ऑल इंडिया की, तो क्या चीज़ें रहेंगी, तो कितना क्या फ़ीस पे करना पड़ेगा। क्या 25,000 गवर्नमेंट का प्लस 2,05,000 इसका, क्या दोनों टोटल मिला के 2.5 लाख रुपये, क्या 2,30,000 2,40,000 इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये चीज़ में हम समझाते हैं अब आपको। देखिए, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको हायर अमाउंट पे करना पड़ता है। मतलब 2,05,000 रुपये आपको जो फ़ीस है, चाहे आप दोनों कॉलेज के दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो या डीम्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑल इंडिया में, तो उसके लिए सिर्फ आपको 2,05,000 रुपये का ही अमाउंट पे करना पड़ता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए सोच रहे होंगे, गवर्नमेंट भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डीम्ड भी अप्लाई कर रहा हूँ, 2,05,000 हमारी डीम्ड के लिए हो गई, गवर्नमेंट के लिए हमारी 26,000 मान लीजिए इसके लिए होगी, तो ये पूरा 2,30,000 हो गया। बट 2,30,000 नहीं करना है आपको, सिर्फ 2,05,000 करना है और उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट की सीट्स के लिए भी और डीम्ड यूनिवर्सिटी से सीट्स के लिए भी, दोनों के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये तो बात रही आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी मनी की फ़ीस के बारे में कि कितना क्या सबमिट करना पड़ता है, कैसे क्या काउंसलिंग आपको फिर आगे कंडक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये रही फ़ीस के बारे में। वहीं अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, अब आपको क्या करनी है, अब आपको करनी है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग क्या होती है, रजिस्ट्रेशन के 1 से 2 दिन बाद से चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग में आपको अपने हिसाब से कॉलेजेस डालने पड़ते हैं। कॉलेजेस डालिए। अब उसमें क्या है कि कितने कॉलेजेस हम डाल सकते हैं। अब अगर आप प्राइवेट के लिए भी कर रहे हैं काउंसलिंग, डीम्ड के लिए भी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए कॉलेज, चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज डालने पड़ेंगे। बट कितने डालने पड़ेंगे, सबके मन में ये क्वेश्चन होता है सबसे बड़ा कि कितने कॉलेजेस हम डाल सकते हैं चॉइस फिलिंग में। तो चॉइस फिलिंग में आप अनलिमिटेड जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, आप सारे कॉलेजेस डाल सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ आप 10 कॉलेज डाल सकते हैं, आप 5 कॉलेज डाल सकते हैं, 15 डाल सकते हैं, 20, ऐसा कुछ नहीं है। जितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको सारे डालने, आप सारे डालिए। ब्रांच वाइज एक कॉलेज की अगर 10 ब्रांचें हैं, आप 10 की 10 ब्रांचें डालिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन कौन सी चीज़ें उसमें डाल रहे हैं, या कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, या कौन सी ब्रांच आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। मिनिमम आपको एक चॉइस फिलिंग तो डालनी ही डालनी पड़ती है अगर आप ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फिर उसके फर्दर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसका चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उसमें एक चॉइस फिलिंग आपको डालनी ही डालनी रहती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आप डालना चाह रहे हैं उसमें चॉइस फिलिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप 1 डालिए, चाहे 10 डालिए, चाहे 100 डालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके ब्रांच के ड्रीम ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी ड्रीम ब्रांच है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रही आपकी चॉइस फिलिंग की बात। अब आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, अब आपकी चॉइस लॉक कर ली। उसके बाद क्या आपका आएगा रिज़ल्ट। अब आपका रिज़ल्ट आ गया, अब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया। राउंड 1 की बात चल रही है अभी आपकी ऑल इंडिया की। ऑल इंडिया राउंड 1 में आपका रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट में आपको कॉलेज कोई अलॉट हो गया और कोई ब्रांच अलॉट हो गई। अब आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करना है। देखिए उसके बाद क्या 3 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। या तो उस कॉलेज से आप सेटिस्फाई रहेंगे कि मुझे वो कॉलेज मिल गया या मुझे वो ब्रांच मिल गई, मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे अब आगे नहीं कंटिन्यू करना है, सीधे जाके कॉलेज में जाके ज्वाइन कर लिया, फीस सबमिट कर ली और हमारा ख़त्म हो गया सारा। तो यहाँ यहीं आपकी नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग ओवर हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन रहेगा कि कॉलेज आपको मिल गया, ठीक है, बट आप सेटिस्फाई नहीं है उस ब्रांच से। कॉलेज मिल गया या जो ब्रांच मिल गई बस उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आपको 2 ऑप्शन रहेगा। या तो आप वो सिटी छोड़ दीजिए, पूरी ज्वाइन ही ना कीजिए, ठीक है। या तो आप ये समझिए कि अगर ज्वाइन कर ली और अब नेक्स्ट काउंसलिंग में, नेक्स्ट राउंड में आप अपग्रेडेशन में चले जाएं। 2 ऑप्शन होगा ना,
या तो आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो क्या करेंगे, या तो आप सीट ही नहीं लेंगे, है ना, या तो सीट ही नहीं लेंगे। अगर सीट लेंगे तो उसके बाद क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपग्रेडेशन में जाएंगे, ये 2 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और अगर आपको सीट ही नहीं मिली, ये 3 ऑप्शन जो मैंने आपको बताए थे, रिजल्ट के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आपको सीट मिल जाएगी और सेटिस्फाई रहेंगे तो अब वो सीट ले लेंगे, और वहीं आपकी नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, ऑल इंडिया से भी और स्टेट काउंसलिंग से भी, ठीक है। या तो आपको सीट मिल गई बट आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, और अगर सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो उसके अंदर 2 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, या तो आप सीट वो ले ही ना, और अगर ले रहे हैं तो उसको अपग्रेडेशन में डाल दें, ठीक है। और बाकी तीसरा ऑप्शन जो रहेगा आपका कि आप सीट ही नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल सीट छोड़ दी, ठीक है, कॉलेज गए नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया, तो वो आपकी सीट पता चल गया कि वो आप नॉट इंटरेस्टेड है, तो वो सीट आपकी नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ आपकी नीट पीजी 2021 का राउंड 1 ऑल इंडिया काउंसलिंग का ख़त्म हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको राउंड 1 में होप करता हूँ कि क्लियर हो गई होंगी कि कैसे राउंड 1 आपका ख़त्म हो गया, क्या क्या चीज़ें रहीं, कितनी चीज़ें लगीं और क्या क्या चीज़ें हो गई, ठीक है। देन आपका ज्वाइनिंग टाइम मिल जाता है 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता, जो भी आपको मिलता है उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ता है कॉलेज में। फिर उसके बाद कॉलेजेस जो होते हैं क्या सीट्स अलॉट हुई, कितनी सीट्स पे आपके एडमिशन हो गए हैं, कितने पे नहीं हुए हैं, वो एमसीसी को फॉरवर्ड करता है। फिर एमसीसी अपना नेक्स्ट सीट मैट्रिक्स जो भी चीज़ें हैं वो सब अपना निकालती हैं, उसमें फिर आपको पता चलता है कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स फिल हो गई हैं, ठीक है। इसी के दौरान जैसे आपका राउंड 1 काउंसलिंग ख़त्म होती है, उसी के बाद जो स्टेट्स होते हैं वो अपनी राउंड 1 काउंसलिंग ओपन करते हैं, ठीक है। वो अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है उनके पास, बट जो उनका नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, चॉइस फिलिंग होता है, फिर रिजल्ट होता है, फिर आपका अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट के बाद आपका ज्वाइनिंग होती है। तो रजिस्ट्रेशन जो होते हैं रजिस्ट्रेशन जो होता है वो स्टेट पहले भी ओपन कर सकता है अपना राउंड 1 की काउंसलिंग, ऑल इंडिया राउंड 1 की काउंसलिंग से पहले। जैसे कि इसी साल अगर देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, पौंडीचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, और ये अधिकतर स्टेट ने अपना खोल लिया था पोर्टल, अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वो बैठे हुए हैं। जैसे आपका राउंड 1 की फर्स्ट राउंड 1 काउंसलिंग ख़त्म हो गई ऑल इंडिया की, वैसे ही उनकी जो होगी नेक्स्ट जो प्रोसीजर रहेगा, उनकी भी डेट्स आ जाएंगी आपके सामने कि कब से क्या उनका स्टार्ट हो रहा है। वो अपनी चॉइस फिलिंग और अपना वो चीज़ें कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि राउंड 1 के बाद, ऑल इंडिया के राउंड 1 के बाद ही आपके स्टेट अपना राउंड 1 खोलता है। जैसे ही आपका राउंड 2 ख़त्म होता है ऑल इंडिया का, फिर आपका स्टेट अपना राउंड 2 ओपन करता है। देन मॉपअप राउंड जैसे ही ऑल इंडिया ख़त्म होता है, देन स्टेट्स भी अपने मॉपअप राउंड ओपन करते हैं और अपना ख़त्म करते हैं। और जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है उसमें दोनों इक्वली चलते हैं, बराबर ही चलते हैं, एट अ सेम टाइम ही दोनों का होता है, स्टेट का भी और आपका ऑल इंडिया का भी। क्योंकि एक अच्छी कहीं मिल गई तो मिल गई, उस पर स्टे वैकेंसी पे हो गया, बाकी ये पॉसिबल नहीं होता है कि इतनी सीट्स वैकेंट बचे, तो इसलिए कुछ सेपरेट काउंसलिंग नहीं कराई रखी है, उसी सेम डे अलॉटमेंट होता है उसका कॉलेजेस वाले से। वो मैं आगे डिटेल में आपको बताता हूँ स्टे वैकेंसी का क्या सिनेरियो रहता है। बाकी अभी हम राउंड 2 पे थे, अब हमारा राउंड 2 आया, उसमें क्या हुआ, उसका क्या प्रोसेस रहेगा वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। राउंड 1 ख़त्म हुआ, उसी के साथ साथ आपका स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट हुआ, उन लोग ने अपना राउंड 1 ख़त्म किया, उसी के पैरेलल में आपका राउंड 2 ओपन हो गया। इसमें एक चीज़ और रहेगी कि क्या बच्चा जो है आपका, क्या बच्चा एक साथ इसमें या कितने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, या उसको ज़रूरी है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग ही करना कंपलसरी है क्या, कि विदाउट ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या वो स्टेट काउंसलिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, मैं आपको पहले बताना भूल गया एक्चुअली, अभी याद आया तो मैंने कहा इसको भी क्लियर कर देते हैं बच्चों के डाउट्स। तो उसमें होता ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें, आप डायरेक्ट स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आप चाहे 1 स्टेट में कीजिए, 6 स्टेट में कीजिए, 10 स्टेट में कीजिए,
कोई इश्यू नहीं है। बट स्टेट देखना है कि वो ओपन स्टेट है या क्लोज स्टेट है। ओपन स्टेट क्लोज स्टेट की मैंने वीडियो सेपरेट बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो लिंक उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। वो भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। उसमें मैंने बताया रखा है कौन कौन से कॉलेजेस आपके ओपन स्टेट्स हैं और कौन कौन से कॉलेजेस आपके कौन कौन से स्टेट्स आपके क्लोज स्टेट है, वो क्लियर हो जाएंगे आपको डाउट, ठीक है। तो उसमें आप काउंसलिंग जो कंडक्ट करते हैं, चाहे स्टेट काउंसलिंग किसी भी स्टेट की हो, उसमें आप कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक स्टेट में कर सकते हैं या 2 स्टेट में। जितना स्टेट में करना चाहें आप फॉर्म फिलअप कीजिए, उस स्टेट का जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो सबमिट कीजिए। आप अपना काउंसलिंग के लिए रेडी हैं, आप काउंसलिंग के लिए तैयार हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और कि अगर जो काउंसलिंग के जो आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है, पहली चीज़, ठीक है। बट जो सिक्योरिटी मनी जो आपने सबमिट करी, चाहे ऑल इंडिया की बात करें या आप स्टेट की, वो आपकी रिफंडेबल होती है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको वो पूरा अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा कुछ टाइम बाद, बट रिफ़ंड होता है, ठीक है। हाँ, तो बाकी हम सेकेंड राउंड पे थे ऑल इंडिया के, उस पर हम पहले बात करते हैं, उसको समझते हैं क्या प्रोसीजर रहने वाला है अब आगे का, ठीक है। देखिए, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। जो बच्चा अगर पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका है ऑल इंडिया में, मतलब राउंड 1 में जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनको अब कोई फ़ीस या कोई सिक्योरिटी मनी या कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। उनको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। या तो आपको सीट मिली हो या ना मिली हो या आप अपग्रेडेशन में हो, तो उनके लिए अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब सिर्फ 25-26 हज़ार रुपये आपने पे किए थे, तब अब आपको लग रहा है कि मुझे उस टाइम आपको कोई सीट नहीं मिली, तब आपको लगा कि अब मुझे डीम्ड का भी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, तो उसके लिए क्या मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा डाउट आता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें आप जब रजिस्ट्रेशन अपना खोलते हैं तो उसमें एक रीसेट का ऑप्शन होता है, उसमें आप क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस है, जैसे 25,000, 25,500 अगर आप SC ST OBC हैं, 25,500 आपने फ़ीस पे करी, ठीक है। सिक्योरिटी मनी जो होता है, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, जो 25,000 जो सिक्योरिटी मनी होता है वो माइनस करके रिमेनिंग फ़ीस जो होती है आपकी डीम्ड की, वो आपको पे करनी पड़ती है। मतलब 2,05,000 में अगर 25,000 माइनस कर दें तो आपका जो अमाउंट आया 1,80,000, वो अमाउंट और सिक्योरिटी मनी वो और अमाउंट आप ऐड कर दीजिए। उसमें ऐड करने के बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं डीम्ड में भी। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो आपका ये अमाउंट होता है 2,05,000, ये बड़ा अमाउंट है, ठीक है। इसका जो पेमेंट ऑप्शंस होते हैं वो आपके 3 तरीके के होते हैं। एक, या तो आप डेबिट कार्ड से कर लीजिए, या आप क्रेडिट कार्ड से कर लीजिए, या तो आप नेट बैंकिंग से कर लीजिए। कोई चौथा ऑप्शन नहीं होता है आपके पास कि हम RTGS करेंगे, हम DD बनाएंगे, ये सब कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है वो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, कोई इसमें ऑफलाइन चीज़ें नहीं होती। तो आपको जो भी करना है सब ऑनलाइन करना है। तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अगर आपकी लिमिट इसमें नहीं है उतनी, तो आप तुरंत ब्रांच में जाइए, एप्लीकेशन लिखिए, अपनी लिमिट है उसको एक्सीड करवा लीजिए 2,10,000 के आसपास कम से कम, ठीक है। वहीं अगर हम नेट बैंकिंग की बात करें तो नेट बैंकिंग अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो बच्चा जाके अपना ब्रांच में, कंसिडर ब्रांच में जो भी आपकी बैंक ब्रांच है वहाँ पर जाके एप्लीकेशन डालिए और अपना नेट बैंकिंग भी एक्टिवेट करा लीजिए, क्योंकि पेमेंट इन्हीं 3 तरीके से होना है, कोई नेक्स्ट तरीका आपका नहीं है। तो ये चीज़ रही। तो बाकी हम सेकेंड राउंड पर देखिए, अगर कोई बच्चा एक फर्स्ट राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन कर चुका है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, अब उसको कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो डीम्ड कॉलेज, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का अगर किया रखा है उसने, तो वो अब बराबर डीम्ड कॉलेज का भी करना चाहे तो 1,80,000 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट करके वो अपना उसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जिसने फर्स्ट राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था ऑल इंडिया के, अगर वो करना चाहता सेकेंड राउंड में, तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब चीज़ें क्या रहेगी, सेम सिनेरियो उसका भी रहेगा कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग पोर्टल खुलेगा, देन आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर आपको चीज़ें जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। रजिस्ट्रेशन का मैंने बता दिया किस किस को रजिस्ट्रेशन करना है, किस किस को नहीं करना है। चॉइस फिलिंग का भी सेम प्रोसीजर रहता है।
जैसा मैंने आपको बताया था, एक कॉलेज या एक ब्रांच आपको मिनिमम आपको डालनी पड़ती है, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारे रिज़ल्ट पे रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट भी 2 तरीके का आएगा। देखिए, जो जिसने अपग्रेडेशन किया होगा, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है और वो अपग्रेड होकर सेकंड राउंड में आया है, तो या तो उसको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ठीक है। अगर कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो उसको वही सीट लेनी पड़ेगी। पहली चीज़, अपग्रेडेशन में यही होता है, या तो आपको फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली है, अगर आपको लगता है कि उससे बेहतर सीट आपको मिल सकती है, तभी आप राउंड 2 में आए और राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग करेंगे तो अपग्रेडेड कॉलेज के लिए करेंगे। और अपग्रेडेड कॉलेज अगर आपको मिल जाएगा तो वेल एंड गुड है, तो आपको वो सीट आपको लेनी पड़ेगी। फिर आप अपग्रेडेशन में नहीं जा सकते मॉप अप राउंड में। पहली चीज़, आपकी काउंसलिंग वहीं ख़त्म हो जाएगी। या तो अगर आपको अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिला तो आपको सीट फर्स्ट राउंड में मिली थी, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, वहीं पर आपकी सीट अलॉट हो जाएगी और वहीं पर आपको काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। नीट पीजी की 2022 की काउंसलिंग वहीं आपकी समाप्त हो जाएगी। अपग्रेडेशन वालों के लिए ये चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हो गया। वहीं अगर हम दूसरे बच्चों की बात करते हैं जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है या जिनको फर्स्ट राउंड में सीट ही नहीं मिली थी, उनका क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर उनको सीट मिल जाती है इस राउंड में, ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों की बात कर रहा हूँ, अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है या लास्ट काउंसलिंग में उनको सीट नहीं मिली थी, तो उनका क्या प्रोसीजर रहेगा, तो उनके लिए क्या सिनेरियो होता है, अब मैं बताता हूँ। जैसे आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली और आप राउंड 2 में फिर से आपने चॉइस फिलिंग करी और आपको सीट मिल गई, ठीक है। या तो आप राउंड 2 में डायरेक्ट आए और राउंड 2 में आपको सीट किया आपने रजिस्ट्रेशन और आपको चॉइस फिलिंग करी और आपको सीट मिल गई, तो क्या आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। या तो आप सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, वेल एंड गुड, आपको वो सीट अलॉट हो गई और आपकी नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग वहीं ख़त्म हो गई, ठीक है। और अगर आपको वो सीट अलॉट जो हुई है उस पे आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा। क्या आप अपग्रेड कर पाएंगे, जैसे कि राउंड 1 में अपग्रेड कर पाए थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो इसमें बहुत ब्लॉकिंग की गई थी, बच्चों ने बहुत ब्लॉकिंग करी थी सीट्स की। उसी को देखते हुए इस बार एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है एमसीसीए के द्वारा, जिसमें राउंड 2 से पहले चाहे स्टेट काउंसलिंग हो या आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, जितने बच्चों का अलॉटमेंट हो जाता है उनकी काउंसलिंग वहीं ख़त्म कर दी जाती है, उस सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया जाता है। मॉप अप राउंड पे वो बच्चे सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है। जी हाँ, सही सुनना है आप, ऐसा अब नया सॉफ्टवेयर बन गया है और ऐसा नया रूल आ गया। तो उस रूल के हिसाब से अगर मैं बताऊं, अगर राउंड 2 में आपको सीट मिली है, चाहे अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया हो या आपको राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया हो और राउंड 1 में सीट नहीं मिली हो, राउंड 2 में डायरेक्ट सीट मिल गई हो, तो अब आप या तो सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं सेटिस्फाई तब भी 2 ऑप्शन सिर्फ आपके पास बचते हैं, या तो वो आप सीट लीजिए या तो आप वो सीट ना लीजिए, ठीक है। अपग्रेड नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है राउंड 2 के बाद, काउंसलिंग के बाद। उसमें सिर्फ 2 ऑप्शन आपके बचते हैं, या तो आप वो सीट लीजिए या तो आप वो सीट छोड़ दीजिए। अगर आप ले लेते हैं तो आप अपना जाके ज्वाइनिंग कर लीजिए, अगर आप नहीं लेते हैं तब क्या ऑप्शन रहेगा। देखिए, तब उसके लिए क्या रहेगा, जो आप सिक्योरिटी मनी जमा किए हुए हैं 2 लाख रुपये जो आपने सबमिट किया है, या अगर सिर्फ गवर्नमेंट की अगर आपने करी है तो उसकी जो भी डिपॉजिट है सिक्योरिटी मनी, वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, वो आपका फॉरबिडन हो जाएगा, वो आपका कट जाएगा। जी हाँ, अब सही सुनना है। अगर डीम्ड के लिए करी हो तो 2 लाख का जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, और अगर प्राइवेट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए किया हो तो आपका 25,000 रुपये जो आपने किया है डिपॉजिट, वो आपको रिफंडेबल नहीं होने वाला है। और आपकी काउंसलिंग आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश फीस जमा करनी पड़ेगी, फिर आप मॉप अप में डायरेक्ट अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे स्टेट की बात करें या हम ऑल इंडिया की बात करें। ये चीज़ क्लियर हुई। या तो अगर राउंड 2 में आपको सीट मिल गई है, 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप सीट ले लीजिए या तो आप छोड़ दीजिए। ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर छोड़ देंगे तो आपकी जो सीट पे जो आपने जमा की है डिपॉजिट मनी, वो अब आपका सब कट जाएगा, फिर से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मॉप अप के लिए। बाकी अपग्रेडेड वालों के लिए मैंने आपको बता ही दिया है क्या उनके लिए ऑप्शन रहता है। तो ये यहाँ पर चल के आपकी राउंड 2 की काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है।
वहीं आपका स्टेट राउंड की 2 काउंसलिंग में स्टेट अपना राउंड 2 की काउंसलिंग खोल लेते हैं और अपना स्टेट काउंसलिंग ऐसे ही अपना कंडक्ट कराते हैं। सेम प्रोसेस रहता है, सेम रूल्स रहते हैं, सेम रेगुलेशन रहती हैं, डिफरेंस कोई नहीं रहता है, चाहे स्टेट काउंसलिंग की बात करें या ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें। रूल्स कहीं चेंज नहीं होते काउंसलिंग के, सिर्फ चीज़ें बदल जाती हैं क्योंकि वो स्टेट के अंदर आ जाती हैं या आपकी ऑल इंडिया के अंदर आ जाती हैं। तो ये यहाँ तक आपको चीज़ें होपफुली करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही होंगी। वहीं हमारा मॉपअप राउंड स्टार्ट होता है। तो मॉपअप राउंड में क्या होता है, या तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जो बच्चे राउंड 2 में जिनको सीट मिली थी बट उन्होंने ली नहीं तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। या तो जो बच्चे आ रहे हैं फिर से मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी ऑल इंडिया का, ठीक है। तो उसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो भी फीस है वो आपको पे करनी है, बता ही दिया है आपको। फ़ीस पे कीजिए, फ़ीस पे करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट्स आएंगे आपके, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट्स आएंगी। अलॉटमेंट्स में क्या है, 2 ऑप्शन रहेंगे, वही या तो आपको सीट मिल जाएगी, वेल एंड गुड है, नहीं मिलती है तब क्या रहेगा, ठीक है। और अगर सीट मिल जा रही है और आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं है तो क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास, और अगर आपको सीट नहीं मिल रही है तब क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड होता है। स्टे वैकेंसी राउंड क्या होना है वो सिनेरियो भी मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चीज़ ये समझते हैं कि अगर आपको सीट मिल गई है और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तब क्या आपको करना पड़ेगा या क्या कर पाएंगे आप, और या तो अगर सीट नहीं मिली है तब क्या आपको करना है। देखिए होता क्या है कि पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर बच्चा राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग कंप्लीट कर चुका है, चाहे वो एमसीसी की हो चाहे स्टेट काउंसलिंग की हो, और उसको अगर सीट मिल गई है तो वो फर्दर काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, चाहे मॉपअप की बात करें या स्टेट वैकेंसी राउंड की बात करें या एमसीसी की बात करें या स्टेट काउंसलिंग की बात करें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि रूल्स लास्ट ईयर से चेंज हो गए हैं, काफ़ी डिफरेंस आ गए हैं। ये जो रूल है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस साल लागू किया है और उसी हिसाब से काउंसलिंग आपकी होनी है। तो उसी को देखते हुए हम अगर बात करते हैं बाकी की, कि जब अगर बच्चा मॉपअप राउंड में पहुंचा है तो मॉपअप राउंड में पहले तो सिर्फ 2 ही 3 लोग पहुंच सकते हैं, या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जिनका वो पहुंचेगा, या तो सेकेंड राउंड में जिसने सीट छोड़ दी हो, अपनी सीट ही नहीं ली हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके, सॉरी रजिस्ट्रेशन नहीं, फ्रेश आपको डिपॉजिट करके रजिस्ट्रेशन करके फिर से वो पहुंचेगा 2 कैंडिडेट। या तो थर्ड वाला वो रहेगा जिसने राउंड 1 में सीट जिसको मिली थी, सॉरी जिसको सीट नहीं मिली थी और वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट जिसने नहीं किया, वो डायरेक्ट मॉपअप में करना चाहे वो बच्चा कर सकता है। जिसको सीट अलॉट हो गई वो बच्चा नहीं कर सकता राउंड मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चीज़ें वही रहेंगी, मैंने आपको बताया, चॉइस फिलिंग होगी, रिजल्ट आएगा और आपको वो जाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा कॉलेज। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलता है। जी हाँ, सही सुनना है, जो भी सीट अलॉट हो रही है आपको उसी सीट के साथ आपको रहना है, या तो आप सीट लीजिए, नहीं चाहिए तो आप छोड़ दीजिए और आपकी जो भी सिक्योरिटी मनी है फिर से आपकी वो सिक्योरिटी मनी कट जाएगी। जी हाँ, कट जाएगी, सही सुनना है आप। अगर सीट मिल जा रही है तो आप उसको या तो ले लीजिए या तो अपना सिक्योरिटी मनी जो आपने सबमिट किया है उसको फॉरवर्डिंग कीजिए। अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं है कि अपग्रेड करके हम स्टेट वैकेंसी में चले जाएं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन होता है वो सिर्फ एक बार मिलेगा, वो भी राउंड 1 से राउंड 2 के लिए अपग्रेड करेंगे तो उसके अलावा नहीं मिलेगा आपको अपग्रेडेशन के, क्योंकि राउंड 2 के बाद भी नहीं मिलता है और मॉपअप राउंड में भी नहीं मिलता अपग्रेडेशन का मौका। या तो सीट मिल जा रही है तो आप सेटिस्फाई रहिए, नहीं मिले तो छोड़िए सीट को, 2 लाख की पेनल्टी जो लगेगी वो लगेगी, ठीक है। अब यही सेम चीज़ आपकी स्टेट कोटा में भी लगेगी, जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी उसमें भी सेम सिनेरियो रहेगा और आपकी ऑल इंडिया में भी सेम सिनेरियो रहेगा। अब अब बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड की। जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज की सिर्फ आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। बाकी अगर डीम्ड कॉलेज की बात करते हैं तो उसमें आपको कॉलेज जाके काउंसलिंग कंडक्ट करानी पड़ती है, उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती, उसमें ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और सेम डे अलॉटमेंट आपको प्रोवाइड हो जाता है। वहीं पर अगर बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट की आप कर रहे हैं, अगर कोई सीट डीट बच जा रही है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता उसमें स्टे वैकेंसी राउंड में। जो बच्चे ने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन किया रखा है, जो चॉइस फिलिंग मॉपअप राउंड में भरी रखी है
सिर्फ उसी के बेसिस पे ही आपको स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है गवर्नमेंट में। और अगर इस डीम्ड की बात करते हैं तो डीम्ड में आपको कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन से कॉलेजेस में सीट बचती है, वैकेंट रहती है, तो आपको कॉलेज में जाके अपना सीट अलॉट करवानी पड़ती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है ऑल इंडिया का, या सीधे कह लीजिए स्टेट काउंसलिंग का भी, क्योंकि सेम प्रोसीजर और सेम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग रन होगी। और रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताई है। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो और सारे डाउट्स आपके क्लियर कर चुकी हो। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहीं बस अब मैं अलविदा लेना चाहता हूँ यही वीडियो पे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। धन्यवाद।